माय डियर स्टूडेंट, हम आज क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर की जो हमारी बुक है इंडियन ज्योग्राफी, उस इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा सॉइल अर्थात मिट्टी या मृदा। हमने लास्ट जो वीडियो आपका बनाया था उस लास्ट वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के बारे में परिचित कराया था कि मृदा क्या है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मृदा शब्द का लैटिन भाषा के अंतर्गत जो इसका उत्पत्ति बताया था सोलम से, और सोलम शब्द का तात्पर्य बताया था फ्लोर यानी फर्श से होता है। हमने डेफिनेशन देखी थी कि सॉइल की परिभाषा क्या है, फिर हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से बना हुआ है, फिर उसके बाद में हमने सॉइल के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, और सॉइल के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जब मृदा का वर्गीकरण किया गया तो मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत 8 बड़े मृदा के जो हैं भागों का निर्माण किया गया। इन 8 बड़े भागों के अंतर्गत से हमने पिछले वीडियो में जब क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत मैंने आपको जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से बताया था। आज उसी क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं और उसी क्लासिफिकेशन से यहाँ से वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज हमारा अगला जो सॉइल होगा तो सबसे पहले हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो बिंदु जो तो हमारा चल रहा है, टॉपिक जो हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जब हम मिट्टी के वर्गीकरण की यानी मृदा का वर्गीकरण की हम चर्चाएं कर रहे हैं। इस मृदा के वर्गीकरण की चर्चाओं में हमने इसके जो टाइप पढ़े थे, जो प्रकार पढ़े, उसमें पहला जो हमारा प्रकार था वो था हमारा जलोढ़ मृदा। हमने जब जलोढ़ मृदा के बारे में बात की थी तो हमने ये देखा था कि भारत के संदर्भ में अगर हम जलोढ़ मृदा को देखते हैं तो भारत के अंतर्गत जो मिट्टी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो विस्तारित भाग है, या अपन कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वाधिक जो प्रतिशत है क्षेत्रफल है सॉइल का, वो जलोढ़ मृदा ने जो है कवर करा हुआ है। लगभग 43% जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत की भूमि पर पाया जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस मृदा का जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत यह सॉइल जो है फैली हुई है। हमने इसका फॉर्मेशन देखा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किस तरह से हुआ है। तो हमने जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की जब बात की थी तो हमने आपको बताया था कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ है। नदी अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी और उन विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले देखा था कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार अगर हम भारत के अंतर्गत देखते हैं तो भारत के अंतर्गत इसका विस्तार हमारे जो पंजाब का जो मैदानी भाग है, पंजाब के मैदानी भाग से पंजाब से लेकर असम राज्य तक जो है विस्तृत जो मैदानी भाग है, जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, अर्थात नदी अपर्दन के परिणाम स्वरूप इस जलोढ़ मिट्टी के निर्माण से बना हुआ जो मैदानी भाग है, वहाँ इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है, इस मिट्टी का सर्वाधिक जमाव या सर्वाधिक क्षेत्र देखने को मिलता है। हमने ये देखा था कि जलोढ़ मिट्टी जो है, इस जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ साथ जीवाश्मों की जो है अभाव या कमी पाई जाती है। साथ ही साथ इस मिट्टी के अंतर्गत कैल्शियम की मात्रा, जो हमारे चूना पत्थर की जो मात्रा है वो इसके अंतर्गत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि कैल्शियम की मात्रा की उपस्थिति जो है इसकी सॉइल के अंतर्गत जो है छोटी छोटी गांठों के रूप में होती है, छोटे छोटे कंकरों के रूप में होती है। क्योंकि जब सेल का जब इरोशन होता है, जब सेल का अपर्दन होता है, जब कोई भी नदी जब सेल को अपर्दित करके जब बहती है तो परिणाम स्वरूप सेल के स्थित जो केमिकल्स होते हैं या रसायन जो होते हैं वो इस प्रभाव के साथ साथ जब आते हैं तो इस मिट्टी के निर्माण में वो सहयोग करते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत कैल्शियम का जो है सर्वाधिक
जमाव देखने को मिलता है, कैल्शियम की जो है पाया जाता है, चूने की जो पत्थर की जो गांठें हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलती। ये जो जलोढ़ जो मिट्टी होती है, इसके जो कृषि की अगर हमने बात करी थी कि कौन कौन सी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो हमने ये देखा था कि इसके अंतर्गत जो है हमारी गेहूं की जो फसल होती है, उस गेहूं की फसल के लिए इसको सबसे उपयुक्त माना गया है। और जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का जो पूर्वी जो भाग है, उत्तर प्रदेश का जो भाग है, ये हमारा पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यानी गंगा के मैदानी भागों के अंतर्गत, ऊपरी गंगा का मैदानी भाग, मध्य गंगा का मैदानी भाग, निचली गंगा का मैदानी भाग, इन मैदानी भागों में जो है सर्वाधिक इस मिट्टी के जमाव के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा जो है गेहूं की फसल का उत्पादन या गेहूं की खेती का जो है कार्य किया जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने विशेषताएं जो हैं देखी हैं, और इन विशेषताओं के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि इस मिट्टी के निर्माण के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार की मिट्टी बताई थी, कटिबंधीय मिट्टी, अकटिबंधीय मिट्टी और आपकी जो अकटिबंधीय मिट्टी जो है भारत के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। एजोनल जो सॉइल होती है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो है हमने आपको 4 लेयर बताई थी कि सॉइल के अगर किसी भी अगर एक प्रोफाइल का अध्ययन किया जाए, सॉइल की प्रोफाइल का अगर अध्ययन किया जाए तो उसके अंतर्गत 4 लेयर पाई जाती हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्तर पाया जाता है उसको हम टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं या टॉप लेयर के नाम से जानते हैं, पहला स्तर होता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्तर होता है, फिर ए, फिर बी, फिर सी और डी, इस तरह से 4 स्तर पाए जाते हैं जो हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत अच्छी तरह से समझे थे, जाने थे। आज हमारी अगली जो सॉइल है, जो दूसरी जो प्रकार की जो मिट्टी है वो हमारी आती है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लाल मृदा, जिसको हमने रेड सॉइल भारत की भूमि की अगर बात की जाए और भारत के अंतर्गत अगर इसकी विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत के अंतर्गत जो है लाल मिट्टी का जो जमाव है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैला हुआ है। भारत के अंतर्गत इस लाल मिट्टी का जो जमाव है या क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, विस्तार की अगर हम बात करें, अगर हम इसके विस्तार को देख रहे हैं तो इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है हमारी लाल मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। अब हमारे इस मिट्टी से अगर हम बात करें कि इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है भारत के अंतर्गत फैला हुआ है, तो हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यह मिट्टी का जमाव भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस किस जगह स्थित है। तो परिणाम स्वरूप इसका सर्वाधिक अगर हम विस्तारित भाग देखते हैं तो तमिलनाडु के अंतर्गत मिलता है। तमिल के अंतर्गत ये सर्वाधिक जो है लाल प्रकार की जो मिट्टी है उसका विस्तार पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि तमिलनाडु राज्य के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिट्टी का जो विस्तार है वो तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक का जो क्षेत्र है, जो कर्नाटक का जो पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ इसका जो है पाया जाता है विस्तारित भाग। जो हमारा एमपी का जो क्षेत्र है, झारखंड का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, उन भागों के अंतर्गत जो है हमारी इस लाल मिट्टी का निर्माण जो है देखने को, विस्तार देखने को मिलता है। इस लाल मिट्टी के अंतर्गत जो हमारा पूर्वी जो घाट है, उस पूर्वी घाट क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है पूर्वी जो छोर हैं, पूर्वी घाट के जो छोर हैं वहाँ भी इस लाल मिट्टी के जमाव देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक अगर हम विस्तार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जो है इसका जो विस्तार है लाल रेड सॉइल का वो हमारे तमिलनाडु के अंतर्गत है। और अगर इसके एरिया को अगर हम देखते हैं तो एरिया इसका जो है भारत की भूमि पर लगभग 5 लाख जो है वर्ग किलोमीटर एरिया इसने कवर किए हुए हैं। अगर इसके हम फीचर्स की बात करते हैं, इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल है। इस मिट्टी का जो अगर हम रंग की बात करते हैं, अगर कलर की बात करते हैं तो इस मिट्टी का रंग जो है लाल है। और ये लाल जो रंग है, ये लाल रंग जो है किस वजह से है, किस कारण से है, तो ये
इसकी विशेषता है, प्रमुख विशेषता, कि इसके अंतर्गत लोहे का ऑक्साइड मौजूद है। ये लाल रंग जो है इसके अंतर्गत लोह ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति जो है वो लोह ऑक्साइड की उपस्थिति इस सॉइल के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है, इस मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। इसी वजह से ये जो है इसका जो रंग है इस मिट्टी का वो कैसा है, लाल है। लाल में यानी कि लोहा की उपस्थिति अर्थात जो हमारा आयरन है, आयरन ऑक्साइड की जो उपस्थिति है वो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति इसके रंग का निर्धारण करती है। इस मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस मिट्टी के अगर हम निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि ये मिट्टी का निर्माण कब हुआ होगा, तो हम ये देखते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण जो है हमारी आर्कियन जो युग की जो चट्टानी जो थी, आर्कियन युग की जो चट्टानें थी, उन आर्कियन युग की चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की रेड सॉइल का जो है निर्माण हुआ। इस आर्कियन युग के बाद में हम जब शैलों को पढ़ा था तो उसने देखा था कि कुड़प्पा कालीन और धारवाड़ कालीन जो शैलें थी, उन कुड़प्पा कालीन और धारवाड़ कालीन जो शैलों का जो इरोशन हुआ है, अपरदन हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप जो है इस रेड सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस रेड सॉइल की महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो इसके रंग के लेकर है कि इसके अंतर्गत जो है आयरन ऑक्साइड की या लोह अयस्क की जो है सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, उपस्थिति होती है। इसी वजह से इसका रंग कैसा है, लाल है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी जो सॉइल है या रेड जो सॉइल है, इस रेड सॉइल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस लाल मिट्टी जो है, इस लाल मिट्टी के अंतर्गत अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारी छिद्रित है, अर्थात उसके अंतर्गत पोर पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, अर्थात ये जो है छिद्रित है और इसको हम कह सकते हैं कि ये भंगुर प्रकार की सॉइल है। इसकी अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो ये मिट्टी जो है, लाल जो मृदा जो है, लाल मृदा जो है आपकी वो छिद्रित है, छिद्रयुक्त, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये भंगुर है। इसकी जो प्रकृति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भंगुरता देखने को मिलती है, अर्थात में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छिद्रित होती है यानी छिद्रयुक्त होती है, इसके अंतर्गत पोर पाए जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि इस जो मिट्टी है इसकी जो विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आयरन की जो है क्वांटिटी मोर देन पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अगर हम अगर डेफिशिएंसी देखते हैं, अर्थात इसमें कमी देखते हैं, तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और जीवाश्मों की कमी पाई जाती है, अर्थात जैविक जो पदार्थ हैं उनकी कमी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप यह जो रेड जो सॉइल है, इस रेड सॉइल के अंतर्गत जो हमारी दलहन और तिलहन जो फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ जो है की जाती हैं। दलहनी और तिलहनी फसलों का जो प्रोडक्शन है वो लाल सॉइल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ ये लाल सॉइल के अंतर्गत हम जो है मोटा अनाज भी जो है सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत मोटा अनाज जिसका भी उत्पादन हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम इस रेड सॉइल की विस्तार से लेकर इसकी विशेषताओं को देखें तो हमने ये पाया कि जो हमारी रेड सॉइल है वो रेड सॉइल का अगर विस्तार अगर हम देखते हैं तो लगभग जो है भारत के अंतर्गत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका अगर हम सर्वाधिक विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। इसके अलावा तमिलनाडु के अलावा ये कर्नाटक के अंतर्गत देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखने को मिलती है, एमपी के अंतर्गत देखने को मिलती है, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलती है, हमारा पूर्वी जो असम का जो क्षेत्र है उसमें भी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ये हमारे पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। इस तरह से ये यूपी के अंतर्गत भी पाई जाती है। यूपी के कुछ ज़िले हैं, मिर्ज़ापुर ज़िलों जो है वहाँ भी रेड सॉइल का जो जमाव है वो पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो आर्कियन युग की जो चट्टानें थी उनके इरोशन के, कुड़प्पा कालीन और जो हमारी धारवाड़ युगीन जो चट्टानें थी उनके अपरदन के परिणाम स्वरूप ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। इसके अंतर्गत जो लाल रंग जो पाया जाता है वो लाल रंग जो होता है वो आयरन ऑक्साइड
कि परिणाम स्वरूप इसके अंतर्गत लाल रंग पाया जाता है। इस मिट्टी की ये विशेषता है कि ये पोरयुक्त होती है, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात ये भंगुरता देखने को मिलती है इस मिट्टी में। और इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, इसके अंतर्गत जीवाश्म की कमी पाई जाती है, जैविक अंशों की कमी पाई जाती है। ये मोटे अनाज के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है, दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है। तो ये हमारी दूसरी जो प्रकार की जो सॉइल है वो हमारी है रेड सॉइल। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो रेड सॉइल के बाद में हमारी जो अगली जो सॉइल आती है वो आती है हमारी ब्लैक सॉइल। थर्ड नंबर की जो सॉइल है वो है हमारी काली मिट्टी मृदा। ब्लैक सॉइल। अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है उस काली मिट्टी को हमने काली मिट्टी का फॉर्मेशन कैसा हुआ, हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, निर्माण की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। अगर हम इसके निर्माण की अगर हम बात करें, अगर इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये ज्वालामुखी लावा यानी कि ज्वालामुखी लावे से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस ज्वालामुखी से निर्मित जो लावा है उस लावे से इरोशन के परिणाम स्वरूप उस लावे से इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस ब्लैक सॉइल को हमने रेंगुर मिट्टी की संज्ञा दी है। इसे हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा की संज्ञा दी है। रेगुर मृदा का तात्पर्य होता है, क्योंकि ये तेलुगु एक शब्द है जो रेदमा से बना हुआ है, तेलुगु भाषा का एक शब्द है रेदमा से बना हुआ है। उसका मतलब होता है कि जो है कपास, काली जो मिट्टी है वो कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंतर्गत कपास का जो है फॉर्मेशन इस सॉइल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब हमारी बात करते हैं आगे की, इसके फॉर्मेशन जो है ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं विस्तार की, तो भारत के अंतर्गत जो हमारी काली मिट्टी का विस्तार है, जो हमारे पठारी जो भाग हैं, जो हमारे पठारी जो क्षेत्र हैं, उन पठारी भागों के अंतर्गत जो है हमारे इस काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। और पठारी भागों के अंतर्गत चाहे वो हमारा मालवा का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, चाहे बघेलखंड का पठार हो, चाहे हमारा दक्कन का पठार हो, तो सर्वाधिक अगर विस्तार की अगर बात की जाए भारत के अंतर्गत, तो सर्वाधिक विस्तार जो हमारा ब्लैक सॉइल का है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत है। और दक्कन का जो पठारी जो भाग है, उस दक्कन के पठारी भाग के अंतर्गत जो राज्य जिसमें सर्वाधिक फैली हुई है ये मृदा, वो है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो उसका जो दक्षिणी जो भाग है, महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जो हमारे पठारी जो भाग हैं उनके अंतर्गत ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ भी पठारे स्थित हैं उन पठारी भागों के जो विस्तारित जो भाग हैं, उन विस्तारित भागों के अंतर्गत इस ब्लैक सॉइल का जमाव देखने को मिलता है। अगर हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो इसका विस्तार हमारे राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी जो भाग है उसके अंतर्गत जो है काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की बात करते हैं, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात करते हैं, गुजरात का जो है हमारा उत्तरी और पूर्वी हिस्सा जिसके अंतर्गत ब्लैक सॉइल का विस्तार पाया जाता है। फिर उसके बाद हमारा महाराष्ट्र के बाद में हमारा केरल के बाद में हमारा कर्नाटक के बाद में कुछ तेलंगाना के हिस्सा, फिर उसके बाद में हमारा छत्तीसगढ़ का, झारखंड का हिस्सा। इन पूरे राज्यों के अंतर्गत ये ब्लैक सॉइल का जो है सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। इस ब्लैक सॉइल को हमने सामान्य भाषा में
हमने इसे रेंगुर मृदा या इसे स्थानीय नाम से कल्हड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत के अंतर्गत जो हमारी ये सॉइल है, इन सॉइलों का जो निर्माण हुआ है वो किस बेस से हुआ है, इस बात का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मिट्टी किस से निर्मित हुई है। तो ये काली मिट्टी का जो निर्माण जो ज्वालामुखी से हुआ है और ज्वालामुखी पदार्थों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये सॉइल बनी है। तो परिणाम ये हुआ कि इस प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत जो हमारी ये मिट्टी है, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव, साथ ही साथ जो हमारे जीवाश्म हैं या जो हमारे जैविक अंश हैं, उन जैविक अंशों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल के अंतर्गत नाइट्रोजन की, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो हमारी ब्लैक सॉइल है, उस ब्लैक सॉइल के अंतर्गत अम्लीय और क्षारीय जो गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निर्मित पदार्थों से निर्मित हुई है और ज्वालामुखी से निर्मित पदार्थों के अंतर्गत बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। परिणाम स्वरूप ये ब्लैक सॉइल जो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप्स के लिए, किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो इसके अंतर्गत हम फसल की अगर हम बात करते हैं तो फसल के अंतर्गत जो हमारी कपास है, उस कपास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो गन्ना, कपास, मूंगफली अर्थात दलहनी और तिलहनी फसलें उन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मानी जाती हैं। लेकिन ब्लैक सॉइल जो है वो कपास और गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मानी जाती है। और ब्लैक सॉइल जिन भागों के अंतर्गत विस्तार से फैली हुई है, उन भागों के अंतर्गत जो है सर्वाधिक जो है कपास की खेती की जाती है। और इस बात से हम अच्छी तरह से परिचित हैं कि ये कपास की खेती वाला जो स्थान है वो आर्थिक दृष्टि से जो है उत्तम देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने कॉटन मिल्स या हम कह सकते हैं सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कर रखी है। और भारत के अंतर्गत सर्वाधिक सूती मिलों की जो स्थापना की अगर हम बात की जाए तो वो हमारे गुजरात के अंतर्गत और महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जो है हमारी कॉटन मिल्स जो है स्थापित हैं। और इन कॉटन मिल्स के कारण, स्थापना का कारण यह है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है और वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यूँ करके ये हमारी ब्लैक सॉइल, हमने रेड सॉइल के बारे में देखा, रेड सॉइल के बाद में हमने ब्लैक सॉइल के बारे में देखा। ब्लैक सॉइल की क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये किस उपनाम से जानी जाती है। इसे हम कल्हड़ मिट्टी, रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार किस तरह से है भारत के अंतर्गत, कहाँ इसका विस्तार है। इसके बाद अगली हमारी जो अगली जो मृदा है, अगली जो सॉइल है वो आती है हमारी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल जो हमारी अगली जो सॉइल है वो है हमारी लैटेराइट मृदा। अगर हम बात करते हैं लैटेराइट सॉइल, यहाँ हमारा जो सारा ध्यान है वो इस मिट्टी पर जाता है। तो लैटेराइट जो सॉइल है, इस लैटेराइट सॉइल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इसका जो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक शब्द आता है लेटर। इस लेटर का जो तात्पर्य होता है वो होता है ईंट, अर्थात लैटेराइट मिट्टी के अंतर्गत जो लेटर फॉर्मेशन जो शब्द है, उस लेटर शब्द का जो फॉर्मेशन है, लेटर शब्द से लैटेराइट मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है। उस शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है ईंट, अर्थात यह जो मिट्टी होती है वो ईंट के समान कठोर पाई जाती है। इससे पहले हमने ब्लैक सॉइल पढ़ी थी, उसकी एक विशेषता यह थी कि ब्लैक सॉइल के अंतर्गत जो है दरार पाई जाती है, अर्थात उसके अंतर्गत जो दरारें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से इस लैटेराइट सॉइल की हम अगर बात करते हैं तो लैटेराइट जो सॉइल है, इस लैटेराइट सॉइल के अंतर्गत इस शब्द जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, जिस
का इसका नामकरण हुआ है, तो उसके अंतर्गत लेटर जो है, उस लेटर शब्द का तात्पर्य होता है ईंट, अर्थात इस मिट्टी के अंतर्गत ईंट का जमाव देखने को मिलता है। परिणाम ये हुआ कि इसका ईंट के सदृश इसकी जो है रंग क्यों बना, तो यहाँ हम ये पाते हैं कि लेटराइट सॉइल के अंतर्गत यहाँ भी लौह ऑक्साइड की या लौह युक्त तत्वों की अधिकता पाई जाती है, और लौह युक्त तत्वों की अधिकता के कारण ही ये जो है हमारी लेटराइट सॉइल जो है, वो लेटराइट सॉइल इसकी अधिकता के कारण ही हमारी ये लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं बनी है। अर्थात लैटिन भाषा का लेटर जो है, उस लेटर से ये शब्द बना है लेटराइट, और उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है ईंट। और ईंट का जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, ईंट के समान ये मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत इसके अगर हम विस्तार की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत ये 1.26 यानी कि लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये मिट्टी फैली हुई है। ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप लिख सकते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में लेटर, और लेटर का जो तात्पर्य होता है वो होता है ईंट समान, ये ध्यान रखें। अगर हम इसकी विस्तार की बात करते हैं, एक्सटेंस की बात करते हैं, तो ये लगभग जो है हमारे भारत के अंतर्गत 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये सॉइल पाई जाती है। ये मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी का अगर हम विस्तार देखते हैं तो ये मिट्टी भारत के अंतर्गत जो लेटराइट जो सॉइल है वो हमारी सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ के अंतर्गत लेटराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। जो हमारा पूर्वी घाट है, जो हमारा पूर्वी घाट और पूर्वी घाट के बाद में सतपुड़ा की घाटियाँ, पूर्वी घाट का क्षेत्र, सतपुड़ा की घाटियाँ, विंध्याचल श्रेणियाँ, इन सभी श्रेणियों के अंतर्गत ये जो है देखने को मिलती है। साथ ही साथ में असम और मेघालय का जो क्षेत्र है, उन असम और मेघालय के भागों के अंतर्गत भी इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस मिट्टी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वही नाइट्रोजन, पोटेशियम तथा कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम और जैविक जो पदार्थ होते हैं उनकी इसमें कमी पाई जाती है। इसका नाइट्रोजन का, पोटास का जो है इसके अंतर्गत अभाव मिलता है। ये जो मिट्टी है इसके अंतर्गत आयरन जो होता है, ऑक्साइड जो होता है वो इसके अंतर्गत पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये जो मिट्टी है वो हमारी भारत के अंतर्गत जो हमारे उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र हैं, उन उष्ण आर्द्र भागों के अंतर्गत, अर्थात उष्ण आर्द्र भागों में पाई जाती है। ये मचमोर है, बढ़िया अच्छी बात है कि उष्ण आर्द्र जो भारत के जो भाग हैं, उष्ण आर्द्र भारत के भागों के अंतर्गत ये जो हमारी जो लेटराइट जो सॉइल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अर्थात ये हमारी हॉट एंड जो हमारे ह्यूमिड जो क्षेत्र हैं उन भागों के अंतर्गत ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इस मिट्टी के अंतर्गत जो है जो पूरा का पूरा जो हमारा भारत का जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो हमारा पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, इन भागों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम राज्यों के स्तर से चलते हैं तो केरल के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत, असम के अंतर्गत इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यूँ करके ये लेटराइट मिट्टी की कुछ विशेषताएं थी जो ने देखी। और एक बात है कि लेटराइट जो सॉइल है, उस लेटराइट सॉइल के अंतर्गत जो हमारे कृषि की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी जो हमारी ज़्यादातर लेटराइट जो सॉइल है उसके अंतर्गत भी जो हमारी जो फसलों की अगर हम बात करें तो फसल भी जो है हमारे इसके अंतर्गत दलहनी और तिलहनी फसलों का जो है उत्पादन किया जाता है लेटराइट सॉइलों के अंतर्गत, और ये जल को एब्जॉर्ब भी करने का काम करती है मिट्टी। तो ये लेटराइट सॉइल की विशेषताएं। इसके बाद
हमारी अगली है पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल। इस माउंटेन सॉइल को हम वनीय मृदा भी कहते हैं। माउंटेन सॉइल को हम वनीय मृदा भी कहते हैं, फॉरेस्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पर्वतीय जो भाग हैं, उन पर्वतीय भागों के ढलानों के अंतर्गत, घाटियों के अंतर्गत जो है हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इसका जो विस्तार है वो हमारे हिमालय पर्वतीय भागों के अंतर्गत जो है हमारे पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जो है हमारे सर्वाधिक जो हमारे हिमालय पर्वतीय जो भाग हैं वहाँ देखने को मिलता है। और पर्वतीय ढालों पर इस मिट्टी का विकास हुआ है, और पर्वतीय ढालों पर इस मिट्टी के विकास के कारण इस मिट्टी के अंतर्गत जो है वनस्पतियों का या ह्यूमस का या जीवों के अंशों का सर्वाधिक जो है वनस्पतियों का वनस्पति युक्त होने के कारण ये जो मिट्टी है इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और वनस्पतियों की अधिकता के कारण ही इसे हमने जो है इसके अंतर्गत जो फीचर्स हैं, इसके जो गुण हैं वो हमारे फॉरेस्ट सॉइल का रूप ले लेते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत उर्वरकता जो होती है वो उर्वरकता जो पाई जाती है वो अधिक पाई जाती है। अर्थात इसका सर्वाधिक अगर हम विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे हिमालयी जो क्षेत्र हैं, और हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ जो हमारा उत्तर पूर्वी जो भारत है, उस उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत स्थित जो पर्वतीय जो भाग हैं, उन पर्वतीय भागों के जो ढाल हैं, उन पर्वतीय ढालों के अंतर्गत जो है इस प्रकार की पर्वतीय मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। इस पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत जो उर्वरकता है वो जैविक अंशों के कारण जो है इसकी सर्वाधिक उर्वरकता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत वनस्पतियों का सर्वाधिक जो है जमाव या अधिकता इस मिट्टी के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो इसकी विशेषता का जो है निर्माण करती है। ये अगर हम इसका विस्तार की अगर बात करते हैं तो ये भारत के अंतर्गत लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, अगर हम इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये मिट्टी फैली हुई है। अगर हम इसकी स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा हिमालयी जो भाग है, हिमालयी क्षेत्र और जो भारत का उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय भाग, उनके अंतर्गत ये जो है मिट्टी पाई जाती है। इसको हमने एक नाम दिया है, इसे हमने वनीय मृदा फॉरेस्ट सॉइल की संज्ञा भी दी है। इसके अंतर्गत जो इसकी उर्वरकता है, इसकी उर्वरकता जो है जीवाश्म की अधिकता के कारण है। अर्थात इसमें वनस्पतियों का जो है अंश जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है, जिस वजह से इसके अंतर्गत उर्वरकता बढ़ती है। ये हमारा पहाड़ी जो भाग है, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत, जो हमारे हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा जो भी हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, चाहे हमारा सतपुड़ा पर्वतीय भाग हो, चाहे हमारा नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे हमारा इलायची पर्वतीय भाग हो, या हमारा पूर्वी घाट हो, या हमारा पश्चिमी घाट हो, उन पूर्वी और पश्चिमी घाटों के अंतर्गत स्थित जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र हैं या पर्वतीय जो भाग हैं, उन पर्वतीय भागों के अंतर्गत इस प्रकार की जो सॉइल है, इस प्रकार की जो माउंटेन सॉइल है वो यहाँ देखने को मिलती है या पाई जाती है। तो यूँ करके पर्वतीय जो मिट्टी है वो भारत के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर पर्वतों का निर्माण है, उन पर्वतों के ढालों के अंतर्गत, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो पर्वतीय जो ढाल हैं, उन पर्वतीय ढालों पर इस प्रकार की माउंटेन सॉइल का जमाव देखने को मिलता है। तो यूँ करके हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो हमारी इंडियन भारत के अंतर्गत अगर हम सॉइल का अगर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं
तो उस भारत के अंतर्गत जो मृदा के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को देखा। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। उसके बाद में हमने लाल मिट्टी को पढ़ा। लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। इसके बाद में जैसे मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी के बाद में लवणीय मिट्टी, जैविक मृदा, यूँ करके यूँ हमारे भारत के अंतर्गत ये लगभग 8 प्रकार की जो है मृदा का विस्तार भारत में देखने को मिलता है। तो अगर मरुस्थलीय मिट्टी की अगर हम चर्चाएं करें, थोड़ी देर के लिए अगर हम मरुस्थलीय मिट्टी की अगर हम चर्चाएं करें, तो मरुस्थल के अंतर्गत जो है ये मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और अगर भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के अंतर्गत जो हमारा पश्चिमी जो राजस्थान का जो भाग है, उस पश्चिमी राजस्थान के भाग के अंतर्गत जो है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। इसके साथ साथ जो हमारे पंजाब का कुछ दक्षिणी हिस्सा या गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा जहां हमारे रेगिस्तान का विस्तार है, उन राज्यों के अंतर्गत जो है इस प्रकार की मरुस्थलीय मिट्टी का पाया जो है विस्तार देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत जो इसकी विशेषता यह है कि उसके अंतर्गत जो इसके कण जो होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, अर्थात उसके अंतर्गत जल को सोखने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। परिणाम स्वरूप इसके अंतर्गत जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो मोर देन होती है, अधिक पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तारित भाग है। और मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत जो है बिना सिंचाई के फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता है, यहाँ सिंचाई करके ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। अन्यथा यहाँ तो मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति जो है सर्वाधिक जो है इस मरुस्थलीय सॉइल के अंतर्गत, डेजर्ट सॉइल के अंतर्गत विकसित होती हैं, पनपती हैं या पाई जाती हैं। लेकिन हम सिंचाई करके यहाँ जो है हम खाद्यान्न फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम जैविक सॉइल की अगर हम बात करते हैं या पीट सॉइल की अगर बात करते हैं, तो जैविक सॉइल के अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि नाम से ही पता पड़ रहा है, क्योंकि उसमें वनस्पति या जीव जंतुओं के जो है हुमस की या अपन कह सकते हैं हुमस की जो है अधिकता पाई जाती है। तो उस जैविक सॉइल जो है उस जैविक सॉइल के अंतर्गत हमारी वनस्पतियों के सड़े गले अंश जो है मिल जाते हैं, इसके कारण उसको हमने जैविक सॉइल की संज्ञा दी है। इसी के बाद में अगर हम लवणीय मिट्टी की अगर बात करते हैं, तो जिस सॉइल के अंतर्गत हमारी लवणों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, तो उस मिट्टी के अंतर्गत जो है लवणीय गुण आ जाते हैं। और हमने मृदा का अगर मेजरमेंट किया था, सॉइल का जो हमने मापन किया था, उसके अंतर्गत हमने पाया था कि अगर हाइड्रोजन आयनों की अधिकता है तो वो अम्लीय मिट्टी होगी, और अगर उसके अंतर्गत सोडियम और पोटेशियम आयनों की अधिकता है तो वो क्षारीयता मिट्टी को प्रदर्शित करेगी। और हम इसको पीएच जो मीटर है उसके आधार पर हमने इसके मान को निर्धारित करते हैं। इसका स्केल जो पीएच स्केल है उसके आधार पर हम इसका मेजरमेंट करते हैं सॉइल का। और हमने ये देखा था कि अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो हमारी एसिडिक सॉइल होगी, अगर उससे 7 से मान ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉइल या क्षारीय मृदा होगी, और उसका मान अगर 7 है तो वो हमारी उदासीन मिट्टी होगी। तो अगर लवणीय मिट्टी है तो लवणीय मिट्टी के अंतर्गत हमारे जो हमारे लवणों की मात्रा है, अर्थात सोडियम की मात्रा है, पोटेशियम की मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, वो अगर बढ़ जाएंगी तो हमारे साल्ट की मात्रा जब हमारी किसी भी सॉइल में बढ़ जाती है तो सॉइल का जो विशेषता होती है, फीचर्स होता है, वो उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमने आपको भारत के अंतर्गत जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल के टॉपिक के अंतर्गत जो है सभी प्रकार की जो मृदा हैं, जिसके अंतर्गत पर्वतीय मिट्टी के बाद में मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय के बाद में मरुस्थलीय मृदा, फिर उसके बाद में हमारी लवणीय मृदा, और लवणीय मृदा के बाद में हमारी जैविक मृदा या पीट या जैविक। और अब पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो हमारी भारत के अंतर्गत मेजर क्लासिफिकेशन अर्थात मेजर पार्ट जो सॉइल का है वो हमारे ये 8 प्रकार की सॉइल हैं जिसके अंतर्गत हमने चर्चाएं की है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो सॉइल के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन था उसके मेजर क्लासिफिकेशन का जो है आपको विस्तार से जो है वर्णन किया है। धन्यवाद।